आज हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि मैटर की डेफिनेशन और इसके अलावा एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, इन सब की बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। अगर ये डेफिनेशन समझ आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आराम से केमिस्ट्री आगे समझ आएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास होता है मैटर। मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसका मतलब अगर आपके घर में कहीं पे चेयर रखी हुई है तो चेयर भी मैटर की ही एग्जाम्पल में आएगी। और क्यों आएगी, या तो फिर बुक है तो बुक भी मैटर की एग्जाम्पल में आएगी, क्योंकि बुक रखी होती है। बुक को अगर आप हाथ में उठाएं तो इसका कोई ना कोई वज़न होता है, वज़न कहते हैं मास को, ठीक। और इसी तरह अगर मैं बुक को टेबल पे रख दूं, ये कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, यानी कि जगह घेरने को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना, या तो फिर इसी को हम कहेंगे कि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और जो क्या कर रही हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इनफैक्ट हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं सब तकरीबन मैटर है। अच्छा, मैटर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, यहाँ तक कि जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो बुक भी, और इसके अलावा जो भी चीज़ हम देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर की एग्जाम्पल में आती हैं। अब मैटर की डेफिनेशन यहाँ से हम देख सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और जो जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। अच्छा, अब बेसिक हम पढ़ते हुए आए हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट होती है, ठीक। अच्छा, क्या फ़र्क होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर इधर देख लें हम कि यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर है, खैर सॉलिड है। अब यहाँ पर डायमंड की एग्जांपल है। यहाँ पर लिक्विड है तो हमारे पास वाटर हो सकता है, कोई भी जूस वगैरह हो सकता है। इसके अलावा गैस है तो गैस हमारे पास एयर हो सकती है, यहाँ पर क्लाउड्स की एग्जांपल दी हुई है। और प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, जो गैस से भी एक 4th स्टेट होती है, जो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको डिस्कवर हुए, लेकिन ये भी 4th स्टेट होती है। लेकिन बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से, और लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में थोड़े से दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी दूर होते हैं। और गैस के पार्टिकल्स बहुत फार अवे होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और प्लाज्मा के गैस से भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? बुक में भी जो डायग्राम बनी है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड के पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड हैं कि हमें अलग से पार्टिकल्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं इधर, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होंगे और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे। होता ये है कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसके पार्टिकल्स में, जिसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जेटिक कहलाते हैं, यानी इसके पार्टिकल्स मोर एनर्जेटिक हैं। किससे? यानी लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा है और सॉलिड के पार्टिकल्स में एनर्जी कम है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं। इसी तरह गैस के पार्टिकल्स में लिक्विड के पार्टिकल्स से कंपेयर करें तो ज़्यादा एनर्जी होगी, तो इसलिए गैस के पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर होते हैं। और प्लाज्मा के पार्टिकल्स तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लाज्मा में है, फिर उससे कम एनर्जी गैस में है, फिर उससे कम एनर्जी लिक्विड में है, फिर उससे कम एनर्जी सॉलिड में। जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पार्टिकल्स उतने ही दूर दूर होंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर, ये बात अभी मैंने बताई। और ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर किसकी बेस पे हैं कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो स्टेट चेंज होती जाएगी, सही। ये सारी मैटर की डेफिनेशन है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर सेकेंड हमारे पास है एटम। तो मैटर जो है ना, जो अभी हमने बात की थी कि मैटर के अंदर ये छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हम एटम कह रहे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर, सही। तो सारे मैटर किससे मिलके बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम बेसिक यूनिट होता है मैटर का, सही। और एटम की वजह से पता चलता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है एलिमेंट का। अभी हम एलिमेंट की भी डेफिनेशन देखते हैं। अब आगे जो याद रखने वाली चीज़ है, एक तो एटम की डेफिनेशन याद रखनी है कि एटम क्या है। मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, छोटे छोटे एटम से। एटम एक बेसिक यूनिट है मैटर का। और इसके अलावा एटम कुछ इस तरह से दिखता है, ये इन्होंने एक बेसिक से स्ट्रक्चर बनाया है। हर एलिमेंट का एटम अलग होता है। अभी हम एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। अब एटम जो है उसके अंदर बेसिक क्या चीज़ होती है, ये बीच में जो पार्ट होता है ये कहलाता है इसका न्यूक्लियस।
अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, यानी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है। तो जिस पे कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रॉन कहलाता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन कहलाता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, यहाँ पर जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक खुद में कंप्लीट होते हैं बिल्कुल, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती किसी इलेक्ट्रॉन की। आगे जब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उनकी मदद से हमारे पास बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, तो खैर मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होते हैं। अब 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर कंबाइन होंगे तो वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये भी, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट एटम होता है, सही। और इसके अलावा कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है ये। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ से आ सकती है कि मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास नाइट्रोजन है और इस तरह से ये दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पर जो ये वाला नाइट्रोजन है और ये वाला नाइट्रोजन है, ये कहलाएंगे एटम्स, और इन्होंने मिलकर ये जो पूरा बनाया है ये कहलाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल, सही। और ये जो मैंने इस तरह से बनाया है ये चीज़ हमारे पास कहलाती है केमिकल बॉन्ड, यानी 2 एटम्स को आपस में मिला के किसने रखा हुआ है, एक केमिकल बॉन्ड ने मिला के रखा है, और ये पूरा इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया, सही। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स के जो बनते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास एटम बने हैं और एटम के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है ये। और ये किस तरह से बनता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, यानी ये हमारे पास अगर इस तरह से देखें हम कि नाइट्रोजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर जो इसने इसको शेयर किया होगा, इसका कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इसने इसको दे दिया होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा, गेन हुआ होगा। तो इन सब की मदद से ये बॉन्ड बन गया और इसीलिए ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल को हम हमेशा इस तरह से नहीं लिखते हैं, बल्कि हम कैसे लिखते हैं, N2 लिखते हैं। ये पूरा शो नहीं करना होता, सिर्फ ये लिख देते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल की भी टाइप्स होती हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक। तो जिसके अंदर एक एटम प्रेजेंट होगा वो हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, जिसके अंदर 2 एटम होंगे वो डायटॉमिक, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा होंगे वो पॉलीएटॉमिक कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास हीलियम है, एक अकेला लिखा हुआ है, आर्गन अकेला लिखा है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे अकेले अकेले लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये मोनोएटॉमिक है, यानी ये पूरा एक ही एटम है, ये भी एक ही एटम है जो मिलके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल। और डायटॉमिक में क्या होता है कि 2 एटम्स मिलके बनाएंगे, जैसे N2 लिखा हुआ है, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है यानी 2 नाइट्रोजन थे, इसके नीचे भी 2 लिखा हुआ है यानी 2 ऑक्सीजन थे, इधर भी 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 क्लोरीन है, इसके नीचे भी 2 लिखा हुआ है यानी 2 ब्रोमीन है, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है यानी 2 आयोडीन है। तो जहाँ पर 2 एटम्स मिलके कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा डायटॉमिक। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं, O3 है यानी 3 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, P4 है यानी 4 फॉस्फोरस मिल रहे हैं, S8 है यानी 8 सल्फर मिल रहे हैं। तो 2 से ज़्यादा जितने भी एटम्स कंबाइन होंगे वो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे।